हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी हैं। और इसके बदले हम शनिवार रविवार को भी रेगुलर हैं सर आपकी सेवा में 8:10 में। आइए सर, बिना किसी टाइम गंवाए हम लोग चलते हैं सर पहली क्वेश्चन की ओर। बिना कोई टाइम गंवाए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए सर इसका आंसर क्या होगा। हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, सर बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ग्लोब्यूलिन। और एल्ब्यूमिन जो होता है ये सर मूत्र में मौजूद होता है, मूत्र में मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है मेरे दोस्त? मूत्र में मौजूद होता है, मूत्र में मौजूद होता है। कहते हैं हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है क्या? ग्लोब्यूलिन। और ये एल्ब्यूमिन सर एक प्रकार, ग्लोब्यूलिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। आंसर बता दीजिए सर जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी, सी फॉर कैट इज द आंसर। एल्ब्यूमिन कहेगा मूत्र में। रक्त में सफेद रक्त कण का काम क्या है? सफेद रक्त कण मतलब हो गया मेरे दोस्त WBC, और WBC का सबको पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है ये। आंसर बताइए। प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। आंसर हो जाएगा शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। सर खून जमने में मदद करता है, विटामिन के सबको पता है, खून जमने में मदद करता है कौन? विटामिन के। बाकी आंसर बता दीजिए सर। सी फॉर कैट इज द आंसर। शरीर में संक्रमण से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। अगला है डैश में तंतुबंद नहीं होते हैं। इस सर बड़ा तंतुबंद मतलब हो गया फाइबर, फाइबर कह दीजिए या झिल्ली कह दीजिए। सर फाइबर कह दीजिए या झिल्ली कह दीजिए। कहता डैश में तंतुबंद नहीं होते हैं, फाइबर या झिल्ली नहीं होते। देखो वृक्क में सर झिल्ली होता है, यकृत में भी, लीवर भी झिल्लीदार होता है मेरे दोस्त, हृदय भी झिल्लीदार होता है, झिल्लीदार होता है, झिल्लीदार होता है सर ये भी। और वृक्क यानी किडनी में तो झिल्ली होवे करता है सर, नेफ्रॉन की झिल्लियां होती है। झिल्लियां होती है किसकी? नेफ्रॉन की झिल्लियां होती है मेरे दोस्त, नेफ्रॉन की। और रक्त की अगर हम बात करें तो रक्त में सर कोई तंतु नहीं होता, कोई फाइबर नहीं होता, कोई झिल्ली नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मार दो। सी नंबर मार रहा है, बी नंबर इज द राइट आंसर। 3 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बताइए सर। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली हो जाएगी, डीएनए तो गुणसूत्र हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो जाएगा। आंसर एक होता है राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम हो जाएगा मेरे दोस्त। राइबोसोम की अगर हम बात करें, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको। राइबोसोम की अगर हम बात करें, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम की अगर हम बात करें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम की अगर हम बात करें आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। 1 का सी है, 1 का सी यहां है, 2 का बी है, तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। ये क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो एकदम गड़बड़ बात है। इस सब सर करंट जो क्वेश्चन अभी एनटीपीसी का आया है उसी का क्वेश्चन है जो तुम्हारे सामने हम लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? सर देखिए आपको पता है कि हम बताए भी हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहिए, आयनन विभव कहिए, आयनन विभव, या विद्युत ऋणात्मकता कहिए, विद्युत ऋणात्मकता कहिए, विद्युत ऋणात्मकता कहिए। इस सब जो है मेरे दोस्त विद्युत ऋणात्मकता कहिए, इस सब आवर्त में जो होता है, आवर्त में, आवर्त में अगर हम बात करें तो आवर्त में और वर्ग में, आवर्त में अगर जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाना होता है, देखिएगा ध्यान से। वर्ग में अगर जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं। अगर आवर्त में जाते हैं मेरे दोस्त तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वर्ग में जाते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? कहते
इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बढ़ता है, इसमें भी आयनन विभव भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। ये वर्ग में सर ये घटता है, ये भी घटता है और ये भी घटता है। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? आयनीकरण ऊर्जा तुम गौर से देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये वर्ग का है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। हमको पता है कि वर्ग में जो है आयनीकरण ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आयनीकरण ऊर्जा या आयनन विभव जो कह दो, ये वर्ग में घटता है। तो वर्ग में घटेगा तो इधर से इधर जाने पर घटता, तो घटता मेरे दोस्त क्वेश्चन को आ रहा है सबसे उच्च। तो सबसे उच्च किसका हो जाएगा? हीलियम का होगा, तब ना ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। घटेगा मतलब ये हो जाएगा 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6। ये हम फॉल्स नंबर ले लिए, इसे घटता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम का आंसर हो जाएगा He। सबका आंसर सर सही है। की लिख रहा है, आत्महत्या की थैली की। हम कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं सर, बहुत फास्ट कमेंट्स है इसलिए देख नहीं पा रहे हैं प्यारे बच्चों आंसर, लेकिन सबका हम देख पा रहे हैं। डी सबने मारा है। एक बार फिर से देख लो। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, सिर्फ कंटेंट की बात कर मेरे दोस्त, फालतू कोई बात नहीं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता। अगर आवर्त की बात करें, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है ये तीनों। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। अब जल्दी से आंसर बता दो सर, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस तत्व की उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? उच्च आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है, तो सबसे ज्यादा हीलियम का ना होगा। तो आंसर यू विल गेट द आंसर। सही है कि गलत है? अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है। चलो, फर्स्ट आवर्त जो है यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हीलियम है। देखो, इसके दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर फर्स्ट आवर्त में यहां हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर वर्ग की बात करेगा तो वर्ग में हो जाएगा, आवर्त कहेगा गैस वाला आवर्त, अगर कहेगा आवर्त कहेगा मेरे दोस्त पहला। अगर वर्ग कहेगा तो 8वां या 18वां कहिए या 8th ए कहिए, फर्स्ट कहिए या फर्स्ट ए कहिए। कभी कभार जोन में से जो दे दे, रोमन में देगा तो एक को फर्स्ट ए कहते हैं, और वर्ग में दे देगा मेरे दोस्त 18 को 8th ए कहते हैं। वर्ग में दे देगा तो 18 को हम क्या कहते हैं? 8th ए कहते हैं। इसमें सर 18 को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन सब गैस है। इसमें फर्स्ट में आओगे तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है। आवर्त में, अरे आवर्त में सर इस साइड हाइड्रोजन और इस साइड क्या है? हीलियम है। आंसर बता दो क्या होगा ये। उसके अलावे जो तुमको पूछेगा मेरे दोस्त, वो पूछेगा हेलोजन के बारे में। हेलोजन के बारे में पूछेगा 7th ए बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसमें ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर हम बात करें ये गैस अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन और एस्टेटीन जो है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन की अगर हम बात करें द्रव अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन और एस्टेटीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा। अगर गैस में कहेगा तो आवर्त फर्स्ट और फर्स्ट ए जो है, और वर्ग में कहेगा तो 8th और 8th ए जो है, 18 और 8th ए जो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें आओगे फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में। ये तुमको याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रखना मेरे दोस्त कि ब्रोमीन तो सबको पता है एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद आयोडीन हम लोग खाते हैं, तो आयोडीन हम लोग खाते हैं सर, तो वो नमक होता है, तो वो सर ठोस अवस्था में होता है। इस साइड वाला ठोस हो जाएगा, ई द्रव हो ही गया, इसका मतलब ऊपर वाला गैस हो जाएगा। फिर से समझ लो, ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ऊपर जाओगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन सर नीचे आओगे आयोडीन और एस्टेटीन है। आयोडीन हम लोग खाते हैं, नमक, वो ठोस अवस्था में होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन ऊपर चले जाओगे, इसका मतलब गैस में होगा, क्योंकि ये तो द्रव में है, ये द्रव है, आयोडीन ठोस है, ऊपर जाओगे गैस हो जाएगा। जल्दी से सर बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? सर शादी कीजिए सर। अरे दुष्ट, एक दिन एब्सेंट हो गए तो इसके लिए तो मेरा शादी करवा देगा, दानव कहेगा। कभी कभार सप्ताह में एक दिन का एब्सेंट तो चलेगा, चला सप्ताह के अब 7 दिन क्लास चल रहा है, वो नहीं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार मजबूरी में मामला फंस जाता है। अच्छा टेंशन नहीं लेना, एक क्लास मेरे ऊपर उधार रहा, हम एक क्लास भी ले लेंगे,
लेकिन कभी कभार एब्सेंट हो सकता है मेरे दोस्त, इसमें कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी सब चला तो हर सप्ताह के 7 दिन क्लास है। अगर तुम सैटरडे संडे भी पढ़ना चाहते हो तो 8 बजे हम लाइव आते हैं, आ जाओ। बिग बूस्टर का डिस्कशन रहता है, उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। अभी तो 20 है, सैटरडे संडे 25 रहता है। आंसर बता क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? 1। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया है? सर देखिए, हम बार बार दिल ये बोले, ये आवर्त सारणी है। अगर ये बीच में मेरे दोस्त, ये जो बीच में है, ये बीच में जो है, ये बीच में उपधातु है, इधर धातु है, इधर अधातु है, इधर अधातु है, और जो सबसे नीचे है मेरे दोस्त वो है, ये जो सबसे नीचे है ये मेरे दोस्त रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है। अगर तुमको कहेगा सबसे बाईं ओर कौन है, बाईं ओर कहेगा तो धातु, दाईं ओर कहेगा तो अधातु, बीच में कहेगा तो उपधातु। इसी को हम जिगजैग लाइन भी कहते हैं, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, या इसी को हम बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कहता है धातु को किधर रखा गया? जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? धातु को लेफ्ट में कि राइट में? बता मेरे शेरों, आंसर क्या होगा? धातु लेफ्ट की राइट, धातु लेफ्ट की राइट किधर रख दें? धातु इधर देखो, हम चाहते थे पीरियोडिक टेबल का फोटो लगा के थोड़ा बता देते, लेकिन अब कितना दिन फोटो लगाएगा तुम? फोटो लगा के नहीं समझना है, जेन्युइन जो बात होगा समझना है। फोटो नहीं रहेगा सर एग्जाम हॉल में। इधर धातु, इधर अधातु, इधर उपधातु, जिगजैग लाइंस या बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। और ये हो जाएगा नीचे रेडियो सक्रिय, इधर हो गया एफ ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, और ये हो गया एफ ब्लॉक। कहेगा धातु किस ब्लॉक में? कहेंगे एफ ब्लॉक में। कहेगा अधातु किस में है? पी ब्लॉक में। कहेगा रेडियो सक्रिय तत्व किस में है? एफ ब्लॉक में। क्या है? ऐसा कीजिएगा धक्का दे कोई गिरा न दे। अगला आंसर बता की होगा, बाई की दाई की होगा। हम सब क्या आंसर देख रहे हैं, चलो थोड़ा सा एकदम अब बन जाना चाहिए। तू शेर है मेरा शेर, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है मेरे दोस्त, या तो आर या तो पार। इस बार नहीं, इस बार तो हम छोड़ने वाले नहीं है मेहनत अगर नहीं किया तो। मेरे पास अभी पूछने मत आना कि सर अगली वैकेंसी कब आएगी। हम चाहते हैं कि इसी बार सबका हो जाए, और एकदम हो जाएगा। चला, खाली बस तू हिम्मत ना हारना। सर ये पुस्तक आ चुकी है, ये बीच में लगा दिया है चुट्टा सा, चलो बाद में बात कर लेंगे इससे। ये स्टैटिक का एक्स्ट्रा बाद में बात करेंगे। हम बोले थे, प्रॉमिस किया था कि बीच में कोई बात नहीं करेंगे प्रचार का, तो नहीं करेंगे। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है, बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर फॉर 8? 8 का आंसर, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अधिक गैस होगा तो घनत्व तो कम होगा, और कम गैस होगा तो घनत्व अधिक होगा, ऐसा नहीं है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी बता आंसर। और गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती, रिवर्सिबल। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती, जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होगा, समय तो होगा नहीं, द्रव्यमान भी नहीं होगा, घनत्व और दाब में बताओ आंसर क्या होगा। गैस की मात्रा, सर मात्रा जो है ना समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के, ये सही है। और एक होता है डिस्चार्ज की दर, डिस्चार्ज की दर, ये सर डिस्चार्ज की दर जो होती है ये आपका आर, वैसे वो पूछता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज की दर जो होती है वो घनत्व के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर जो है डिस्चार्ज की दर है, डिस्चार्ज की दर है, और डी जो है वो घनत्व है। चला रे, हम अभी तक साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन तोहर हो गया है, ये बात नहीं बोलना है, तोरा और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना। हम डेली पढ़ के आते हैं, चला तोरा पढ़ाने कि और अच्छे से पढ़ा सकें। और कोई आके, ये लड़का आके बोलता है सर मेरा तो साइंस बहुत अच्छा है सर,
कोई आके कहेगा है सर मेरा तो मैथ बहुत अच्छा है, कोई आके कहेगा है सर मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है। बताइए सर इस बार खाली जीके जीएस में मेरा दिक्कत है सर, या कोई कह देगा जीके जीएस बहुत अच्छा है। लेकिन चला मास्टर जो तोरा पढ़ाने आता है ना, वो खुद पढ़ता है तब तोरा पढ़ाता है, तो वो अभी तक पढ़ रहा है, तो तोरा कितना पढ़ना है तू देखो। टाइम बचाना पड़ेगा चला, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। ए फॉर एप्पल। डिस्चार्ज की दर का था तब घनत्व हो जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। हाय अल्लाह, देखो तुमको अगर कोई तत्व है, मान लेते हैं सोडियम 1123, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर जो होता है इसको हम कहते हैं सर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और यहां पर जो होता है इसको हम कहते हैं परमाणु भार। यहां जो होता है परमाणु संख्या और यहां जो होता है परमाणु भार। अब सर यही होता है प्रोटॉन के बराबर और यही होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखो ये मामला है, यहां जो होगा वही परमाणु संख्या के बराबर, वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। यहां जो होगा वही परमाणु संख्या के बराबर, वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। लेकिन जब तुमको कहेगा क्वेश्चन कर परमाणु संख्या डैश को निश्चित किया जाता है, तो परमाणु संख्या में तुमको प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे तो न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या हो जाता है। न्यूट्रॉन की बात तो होगी नहीं, परमाणु संख्या जब भी होगी या तो प्रोटॉन। कहता है किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है प्रोटॉन न तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। प्रोटॉन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलते रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि जब चार्ज आ जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। अभी सोडियम है तो 1123, यही प्रोटॉन है यही इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। जैसे Na+ हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो यो 11 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर Na+ हो जाए 1123 हो जाए, यहां प्रोटॉन की संख्या 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 में से एक गया 10 हो जाएगा, यानी चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। इसलिए कहना क्या इलेक्ट्रॉन रे तोहरा पे भरोसा हमरा नहीं खे, तो एकरा पे एकदम भरोसा नहीं करना है, काहे कि यह है धोखेबाज, ये कभी भी घट बढ़ जाता है। अब जल्दी से बता दे मेरे दोस्त मेरे मित्र, क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रॉन की संख्या कि तत्व की संयोजकता कि प्रोटॉन की संख्या, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता दो। अरे कोई पानी दे दे भाई रे, कोई है? आंसर, व्हाट इज द आंसर मैन? जल्दी किसी को बोलिए पानी थोड़ा देगा, पानी आज थोड़ा, गिलास ले जाओ, यहीं पे गिलास है। आंसर बता दीजिए सर क्या होगा? एक अणु में प्रोटॉन की संख्या कि इलेक्ट्रॉन की संख्या? सारे बच्चे बता देंगे जल्दी से। डी फॉर डॉग की बी फॉर बॉल? वाह वाह वाह, इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। देखो एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जबकि ये गलत है। अगला, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किया जाता है। सर सोने का पत्थर। इसका कहीं कहीं आंसर टाइटेनियम दिया हुआ है, गलत है। आंसर होगा सोने का पत्थर। अल्फा कण रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो किया था, क्या किया था सर? हम बार बार बताते हैं, इसने सोने का एक पत्थर लिया था जिस पर सर अल्फा कणों से प्रहार करवाया। कुछ अल्फा कण चले गए, कुछ अल्फा कण चले गए और कुछ अल्फा कण लौट गए। कुछ अल्फा कण मेरे दोस्त लौट गए, कुछ अल्फा कण मेरे दोस्त लौट गए। लौट गए तो पाया गया कि यहाँ नाभिक है। लौट गए तो पाया गया यहाँ क्या है? नाभिक है। लौट गए तो पाया गया यहाँ क्या है? नाभिक है। इससे मात्र 3 सवाल पूछता है। रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रभाव था, रदरफोर्ड के बारे में 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। दूसरा, पत्थर किसका था? पत्थर किसका था? पत्थर किसका था? सोने का। तीसरा, कौन सा प्रभाव? कौन सा प्रभाव? तो प्रभाव होगा प्रकीर्णन का। प्रभाव होगा किसका? प्रकीर्णन का। और रदरफोर्ड ने किसके बारे में बात नहीं की? परमाणु के अस्थायित्व के बारे में बात नहीं की। परमाणु के, इहो पूछा है, अस्थायित्व के बारे में बात नहीं की। के बारे में बात नहीं की। के बारे में बात नहीं की।
परमाणु के स्थायित्व के बारे में बात नहीं की, परमाणु के स्थायित्व के बारे में बात नहीं की। रदरफोर्ड नाभिक की खोज, पत्थर सोना का प्रभाव, प्रकीर्णन, परमाणु के स्थायित्व के बारे में बात नहीं की। परमाणु के स्थायित्व का क्वेश्चन पूछ रहा है आप कि बताओ रदरफोर्ड चचा जो थे किसके बारे में बात नहीं किए थे, कहेंगे परमाणु के स्थायित्व के बारे में बात नहीं किए थे। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, नाभिक की। पत्थर किसका था, सोना का। प्रभाव कौन सा था, प्रकीर्णन। रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं उसको। किस कण से बम्बार्डमेंट करवाया था, किस कण का यूज किया था, कहेंगे अल्फा कण का। इतना सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब मार दो सोना। चांदी, चांदी को रिले परिपथ में प्रयोग करते हैं, रिले परिपथ में प्रयोग करते हैं, रिले परिपथ में प्रयोग। दिन भर चाहे जहां रहियो हमार भैया, शाम के हमरा पास चला अयो हमार भैया। इस बार है आर या पार, आर या पार। इस बार अगर गड़बड़ किया चला तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा, ये जान लियो। इस बार गड़बड़ किया जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा, ये बात जान ले। अगला, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है, कैसे होगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान तब होगी जब 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 एक ही वर्ग के होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी कब, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी कब, जब एक ही वर्ग का होगा, एक ही वर्ग का होगा, एक ही वर्ग का होगा। अब कैसे बनेगा देखो, ये देखो तो आर्गन निष्क्रिय वर्ग का है, अब पोटेशियम क्षारीय धातु यानी फर्स्ट ए का है। ये सबको पता है मेरे दोस्त, ये जो है ये 8th ए का है। हम बोले थे तो कि भैया कुछ याद करना नहीं करना, फर्स्ट ए, सेकंड ए, 7th ए, 8th ए जरूर याद करना। हाइड्रोजन तुम देखो, हाइड्रोजन तुम्हारा फर्स्ट ए का है, हीलियम फिर 8th ए का है, तो भैया एक वर्ग का ही हुआ नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर लो, आर्सेनिक और बिस्मथ की बात कर लो। ऑक्सीजन तुमको पता है, ऑक्सीजन क्या होता है, फ्लोरीन के वर्ग में कभी ऑक्सीजन आ नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन है मतलब ये 7th ए है। और इसके वर्ग में हमको पता है क्या क्या है, इसके वर्ग में हमको पता है क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटीन है, ये हमको पता है। इसके वर्ग में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, इसका मतलब यही होगा आंसर। ये क्वेश्चन चला बहुत बार पूछा है, एकदम ध्यान से बनाओगे तो क्वेश्चन के इसके अलावे भी ऑप्शन सेट करेगा तब भी बन जाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है, तो चला ई दोनों तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है, इसका मतलब एक ही वर्ग का होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है मतलब एक ही वर्ग का होगा। अब मामला क्या है, ई दोनों अलग अलग वर्ग का है, ई दोनों अलग अलग वर्ग का है, पता है। हाइड्रोजन के वर्ग में हीलियम नहीं है क्योंकि हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जलन रेडॉन होता है। फ्लोरीन के वर्ग में ऑक्सीजन नहीं है, ये भी पता है, तो इसका मतलब यही दोनों आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर मैन। होगा आंसर 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 तुझे चला एकदम जोश और जुनून जो तुम्हारा बरकरार है, ये जो पिछले 7-8 महीने से, यही एक दिन तेरा सर फक्र में बदलने वाला है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर तू चाहता है कि तेरा जोश और जुनून फक्र में बदले तो तुम्हें बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा में के अणुओं में सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। गलत है सर, मामला क्या है देखो, ऑप्शन होता है बे आ नी पी नाला, नीचे से ऊपर जाने पर सर प्रकीर्णन घटता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है क्षय, क्षय का मान घटता है। इसका मतलब सबसे कम क्षय किसका होता है, लाल का। सबसे कम क्षय किसका होता है, लाल का। इसीलिए खतरे में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है कि भैया दूर से भी दिखाई दे देगा, क्योंकि इसका क्षय कम होता है। इसीलिए ट्रेन में भी खतरे में लाल रंग का प्रयोग किया था। लाल का सिग्नल थोड़ा देख लेगा मतलब ट्रेन को रोक दो। लाल का क्षय कम होता है, देखो प्रकीर्णन घटता है, नीचे से ऊपर जाने पर प्रकीर्णन घटता है, यानी एकर प्रकीर्णन 10 है, एकर 9 है, एकर 8 है, एकर 7 है, एकर 6 है, एकर 5 है, एकर 4 है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होगा, तब ना इसे घटा। अब क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार,
अब रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली, एकदम आराम से चला। मेरे पास आता है तो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम थोड़ा ऐसे ऐसे डांस करके एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, ठीक ना, ये हमरा से होगा नहीं। हम सिर्फ पढ़ाएंगे, दूसरा कोई बात नहीं। कहता है नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। श्वेत प्रकाश के सभी रंग प्रकीर्णित नहीं होते हैं, नीला को छोड़कर सब प्रकीर्णित थोड़े हो जाता, लाल तो एकदम कम होता है। इस सभी दे दिया है, गलत हो गया। सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है। अब कहता श्वेत प्रकाश में नीले रंग के तरंगदैर्ध्य की अपेक्षाकृत निम्न होता है, यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। जब प्रकीर्णित हो ही जाएगा तो दिखाई कैसे देगा? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा है सर, मेंस में। जब प्रकीर्णित हो जाना मतलब क्षय हो जाना, सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। सर्वाधिक प्रकीर्णित अगर नीला हो जाएगा, सर्वाधिक क्षय नीला का थोड़े होता है, सर्वाधिक क्षय बैगनी का होता है। तो सर ई भी ऑप्शन गया। श्वेत प्रकाश के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है, इस ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं। परिक्षेपित होना मतलब होता है 7 रंगों में विभाजित होना, तो ये भी नहीं होगा। इस सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में होता है, इसीलिए दिखाई देता है। या यहां लिखेंगे कि नीला का प्रकीर्णन कम होता है, एक ऑप्शन ये भी बनेगा, नीला का प्रकीर्णन कम होता है। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, नीला का प्रकीर्णन कम होता है। नीला का प्रकीर्णन क्या होता है मेरे दोस्त? कम होता है। सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में होता है और नीला का प्रकीर्णन यानी क्षय कम होता है, इसलिए आपको नीला दिखाई देता है। जिसका क्षय कम होगा वही दिखाई देगा, जिसका क्षय कम होगा। जिसका क्षय बताओ ज्यादा हो जाएगा वो दिखाई देगा। तुम दूर में बैगनी रंग को देखो, रखो, कुछ नहीं दिखा देगा। दूर में लाल रंग को रखो, दिखाई देगा। अगला कहते हैं आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। सर एक चीज का एकदम सिंपल मामला है, आभासी देखो हम तरह इसके बाद जिंदगी में ही कभी दिक्कत नहीं करेगा, और वास्तविक, यही ना बात है। चला आवर्धन की बात कर रहा है, ऐ मेरे गोवर्धन तेरे से आवर्धन की बात कर रहा है, और तू बनाएगा इस सवाल को, और तेरे से ये सवाल बनेगा भी कैसे। जो लोग हार्ट भेज रहे हैं सर, उसको 1 सवाल नमस्कार है, प्यार ऐसे ही देते रहिए सर। एक आध दिन अगर कभी कभार एब्सेंट हो जाता तो गरियाना मंत मेरे दोस्त, कभी कभार हो जाता है। सप्ताह के 7 दिन तो ले ही रहे, एक दिन तो माफ कर दे, हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। उसके बदले सैटरडे संडे 25 क्वेश्चन लेके आते हैं सर 8:10। उसके बदले में 8 बजे या 8 से 10 तक पहले मैथ होता है, उसके बाद 8-10 में हम आते हैं सर। तो सर उसके बदले 25 लेके आते हैं। एक आध दिन सर कभी कभार क्या होता है ना कि अब मान लो हम सर बोलते भी हैं क्लास में भी कि अब कोई उत्तर प्रदेश से आ जाता है, पता चला किसी का कोई बीमार हो गया, तो तुम लोग इतना ना प्यार दिया है कि मतलब आप जो कि कल तरसू का बात है, एक लड़का सर साफे कपाड़ पर फोड़ दिया था और रोड पे सुता दिया था, कपाड़ पर फोड़ के और रोड पे सुता दिया था। अब के मारा नहीं मारा, केकरो यहाँ चोरी कर लिया होगा छोटा। अब बहुत छोटा सा बच्चा 11-12 साल का बच्चा था, उसको फिर ले जाके हॉस्पिटल में तब दिखवाए, कोई छू नहीं रहा था, लेटरिंग उटरिंग सब कर दिया, तो उसको उठा के ले जाके फिर दिखवाए, इलाज करवा दी। यहाँ ढेरी लोग आता है, कभी कोई आता है ब्लड चाहिए सर हमको, कभी कोई आएगा कि सर फलना जगह मेरा पैरवी कर दीजिए, वहां सर हमको दिखाना है, फलना जगह मेरा नंबर नहीं लग रहा है, फलना जगह इमरजेंसी में भर दे। मतलब जितना हमारा से हो पाता है, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसको यूज करके कोशिश करते हैं कि उसका हेल्प कर दें। उसी में कभी कभार मामला उलझ जाता है, कुछ ज्यादा उलझ जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। मेरा तो चला कोई नहीं है, मम्मी पापा है, मम्मी बात नहीं करती है और पापा से कभी कभार बात हो जाता है। मम्मी तो बातें नहीं करती है, वो बोली कि जब ब्याह करेगा उसी दिन बात करेंगे। अब बाकी मेरा कोई है ही नहीं जो जिससे हम सर मामला गड़बड़ाएगा, ना बीवी है, ना बाल है, ना बच्चा है, एकदम सर निठल्ला है। तो वही तुम्ही लोग में से कोई ना कोई आता है जो बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है, और उसकी निगाहों को हम ओझल ना हो कर दे सकते हैं, क्योंकि सर अब तुम लोग इतना प्यार दे दिया है। नहीं तो लड़का एक क्यों बात कहेगा, देखता है यूट्यूब पे कुछ और दिखता है, अब मिलते हैं तो कुछ और दिखता है, तुरंत लड़का अपने में बात करने लगेगा, और ये बातें फैलने में टाइम नहीं लगेगा, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। सर हम जैसे यहां दिख रहे हैं वैसे ही आपको वहां भी दिखेंगे, एकदम सेम टू सेम। तो कभी कभार मामला चला गड़बड़ हो जाता है, तो कभी कभार के लिए माफी तो दे ही सकता है। सप्ताह के 7 दिन ले रहे हैं, एक आध दिन तो माफ कर ही सकता है। आ जा मेरे दोस्त, ये देखो एक जुगाड़ हम बताते हैं तरह। अगर जब ये कल्पना करते हैं, आभासी मतलब हो गया काल्पनिक, देखो एक जुगाड़ बताते हैं। आभासी मतलब मेरे दोस्त काल्पनिक, आभासी मतलब क्या, काल्पनिक। जैसे हम कल्पना करते हैं, काश हम जो बाइडेन होते, काश हम नरेंद्र मोदी होते,
का कभी कभी भी कल्पना निगेटिव नहीं हो सकती है। आभास या कल्पना कभी निगेटिव नहीं होती, लेकिन वास्तविकता में की होते हैं। हम इसके जाए, तू स्टूडेंट है, हम लोग कुछ होने हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि आभासी और काल्पनिक, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होगी, काल्पनिक होगा तो आवर्धन क्षमता हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन वास्तविकता हमेशा निगेटिव होती है। जब ये तुमको ये बात करे आभासी या काल्पनिक की तो मामला पॉजिटिव होगा, और वास्तविक की बात करे तो मामला निगेटिव होगा। अब जल्दी से बता दो मामला क्या होगा, आंसर तुम मान लो। आभास करो, कल्पना करो, ओ हो, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, कल्पना में कोई जूता नहीं खाता है। ऐसा कभी हम सोचते हैं काश हमको कोई जुतिया रहा होता, कोई नहीं सोचता है। जब भी सोचते हैं हम काश हमारे पास 5 करोड़ रुपया होता, काश हमारे पास फलना गाड़ी होती। तो आभासी हमेशा सीधा होता है, कल्पना हमेशा सीधी होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और वास्तविकता क्या होती है, हमेशा उल्टी होती है, निगेटिव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, धनात्मक की ऋणात्मक। जल्दी जल्दी ऑप्शन क्लिक कर दो। आंसर क्या होगा, ए की बी की सी की डी। वाह, मार दिया पकड़ के सरिया के। जब ये आभासी के तो आभासी सीधा होबे करेगा, और आभासी यानी काल्पनिक, और काल्पनिक है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.008 होता है मेरे दोस्त। खाली तो इतने ही याद रखो, निर्वात का अपवर्तनांक का लिस्ट हम बना देते हैं मेरे दोस्त। निर्वात का 0 होता है सर, हवा का 1.008 होता है। ए मेरे दोस्त कांच का 1.33 होता है। ए मेरे दोस्त, ए मेरे मौला, हीरा का अगर लीजिएगा तो हीरा का होता है 2.42, कहीं कहीं 2.48 भी रहता है। दोनों सही है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट कर लो, इतने पूछेगा। एकरा तो एकदम सर हवा हो गया, कांच हो गया, नहीं चला, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको ठीक कर देते हैं। देखो पानी होता है, इसके बाद 1.33, उसके बाद होगा कांच 1.5, उसके बाद होगा, हमको भी लग रहा था एगो मिस्टेक है, हीरा। हम बोले ना हम चला अभी तक पढ़ते हैं, तोरा कितना पढ़ना है सोच के देखो। इसको सर कहीं कहीं 4/3 भी यूज करते हैं, और इसको कहीं कहीं 3/2 भी यूज करते हैं। जल्दी से लिख लो। जब सवाल बनाने लगोगे ना, म्यू बराबर 3 × 10⁸ अब बटे एक्स वाला, तो हमेशा कोशिश करना 1.33 को 4/3 यूज करें, ताकि 3 कट जाए या गुना होने में सुविधा हो। 1.5 को 3/2 यूज करने सवाल फंस जाएगा, गुने नहीं कर पाओगे, 72/76 आ जाए। आंसर बता दे मेरी जान, क्या होगा। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब ये 1.33 पानी का देना 4/3 यूज करना, जब इस टाइप का सवाल बनाओगे। याद है ना, म्यू बराबर 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। और जब ये कांच का 1.5 दे 3/2 यूज करना, आंसर आ जाएगा। अगला, कितने लोग, चला आप मानते हैं कि बहुत सारा बच्चा मोदी जी पे कमेंट्स कर रहा है, काश हम मोदी जी होते। कितना लोग मानता है कि मोदी जी को अब हमारा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए? कृपया नहीं होना चाहिए, कृपया 1 टाइप करें। और जिनको लगता है हाँ यही रहेंगे, कृपया 3 टाइप करें। जिनको लगता है नहीं होना चाहिए 2 टाइप करें। जिनको लगता है कि चलेगा यही रहेगा सर, यही ठीक है, तो जल्दी से सर 3 टाइप कर दो। पानी तब तक हम पी लेते हैं, ये मत समझना बकवास कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई। आजा मेरे दोस्त, वेरी गुड। सबको लग रहा है ना कि नहीं रहना चाहिए? इला 2 1 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 नहीं रहना चाहिए ना। बहुत लोग विरोध करने लगे, मोदी जी को ये देखना चाहिए था ये शो। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? एक चीज का ध्यान रखना, भी जो तुरा हम लिखाए हैं यहां पर, तुम एक चीज गौर करो, ज्यो ज्यो मेरे दोस्त सघनता बढ़ते जा रहा है, अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है। देखो, निर्वात से ज्यादा सघन हवा है, हवा से ज्यादा सघन पानी है, पानी से ज्यादा सघन कांच है, कांच से ज्यादा सघन हीरा है। जो जो सघनता बढ़ रहा है, अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है। जो जो सघनता बढ़ रहा है, अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है ये समानुपाती होता है सघनता के। अपवर्तनांक जो है मेरे दोस्त ये समानुपाती होता है सघनता के। अपवर्तनांक किसके समानुपाती होता है? सघनता के। अपवर्तनांक समानुपाती होता है किसके? सघनता के।
आंसर अब जब तुम आगे जाओगे, देखो जो जो अपवर्तनांक बढ़ रहा है सघनता का मान बढ़ रहा है। सबसे अधिक सघन कौन है? हीरा का। या यूं भी कह सकते हैं कि अपवर्तनांक समानुपाती होता है कठोरता के। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसकी कठोरता सबसे ज्यादा होगी। आंसर कहते हैं सर निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सबसे कम मतलब अपवर्तनांक जो होता है सर ये सघनता के समानुपाती होता है, सघनता या कठोरता के समानुपाती होता है। अब देखो जिस पैरामीटर पर तुम्हारा बैठ रहा है उस पर बैठा दो, आंसर निकाल दो। उम्मीद करते हैं तुम आंसर निकाल देगा। जल्दी से बताओ आंसर। पेट्रोल है, तेल है, हवा है, हीरा है, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो भैया हवा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हवा की सघनता सबसे कम है। और सबसे अधिक अगर कहता तो हीरा हो जाता, सबसे अधिक अगर कहता तो हीरा हो जाता। अपवर्तनांक का क्रम कहोगे तो सबसे ज्यादा होता है ठोस का, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है मेरे दोस्त गैस का। आंसर सबसे अधिक ठोस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम किसका? गैस का। आंसर जल्दी से बता दो। आंसर बता मेरे शेर, क्या होगा? ए की, बी की, सी की, डी। हीरे का अपवर्तनांक अभी तुरंत बताए थे 2.42। डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। सर तारों का टिमटिमाना देखो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता हुआ, जब भी दे उसका कारण अपवर्तन होगा। जैसे डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली ऊपर उठे हुए प्रतीत होती है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, सूर्योदय से कुछ समय बाद सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक, सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य की लालिमा का प्रतीत होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। आधी डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन। देखो इसका मतलब ऊपर उठा हुआ, एक को लाइन याद रखो, ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता हुआ, प्रतीत होता हुआ जब भी देगा अपवर्तन। अब जल्दी से आंसर बता दो की हो जाएगा। मार चला सरिया के, मार मार मार, एक सोचना कहां है, मार के सरिया देना। आकाश में तारे टिमटिमाते, सूर्य वास्तविक आकार से बड़ा, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ, पानी में डूबा लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा, पानी में डूबी मछली ऊपर उठी हुई, क्या कहलाता है? अपवर्तन। बस यही दो लाइन याद रखो तो काम हो जाएगा मेरे दोस्त। ये दो लाइन याद रखो तो काम हो जाएगा। होगा ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता हुआ। कहता है डैश ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पता चला मैकेनिकल के मतलब होता है यांत्रिक। चला रे यांत्रिक तो है, ये है तरंग दो प्रकार के। एक होता है मेरे दोस्त यांत्रिक जकरा में कंपन होगा, एक होता है अयांत्रिक जकरा में कंपन नहीं होगा। यांत्रिक बोले तो कंपन 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 होगा, कंपन होगा। अयांत्रिक कंपन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा। अब चला ध्वनि तरंग, तो इसी का ना एग्जांपल है, ध्वनि तरंग में कंपन होता है। ये मैकेनिकल तरंग ही सही है। कौन कथन सही नहीं है? ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गमन करती है, ये भी सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, गलत है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ये 100 बार पूछा है। और दाब पर निर्भर नहीं करती है। दो बातें, ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती और दाब पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि तरंग निर्वात में, लिख लो कहीं पर, ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती और दाब पर निर्भर नहीं करती, जबकि वो दाब तरंग है। सर हम मनुष्य हैं और मनुष्य पर निर्भर नहीं करते हैं, ये हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। पंखा जो है सर स्टील का बना हुआ है, लेकिन वो स्टील पर निर्भर नहीं करता है, वो विद्युत पर निर्भर करता है। ये काहे नहीं हो सकता है? सर ध्वनि तरंग दाब पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो दाब तरंग है। पंखा स्टील पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो स्टील का बना हुआ है। ये बात हो सकती है, ये ध्यान रखना। हम लिख देते हैं, तुम कहेगा भूल जाएंगे सर। ध्वनि दाब तरंग है, ध्वनि दाब तरंग है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। निर्वात में गमन नहीं करता, निर्वात में गमन
नहीं करता। सर पंखा प्लास्टिक का है लेकिन प्लास्टिक पर निर्भर नहीं करता। सर पढ़ना पड़ेगा, बड़ा घुमा घुमा सवाल आता है। पंखा प्लास्टिक का होता है लेकिन प्लास्टिक पर निर्भर नहीं करता, विद्युत पर निर्भर करता है। आंसर, बारिश हो रही है, चला बहुत भयानक। आंसर बता दो। ये लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकती, बता आंसर क्या होगा। लंबी दूरी एकदम जा सकती है सर। ध्वनि को यहां से अमेरिका भेजते हैं, जाती है कि नहीं, खाली माध्यम अलग होता आता है, ऑप्टिकल फाइबर से भेजना होता है। आंसर बताइए। आंसर 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 सर फाउंडेशन बैच। अच्छा, ये सब बात अभी नहीं पूछना है, न प्रचार करते हैं चला, और ना बुक के किसी भी चीज का प्रचार नहीं करते हैं बीच में। लास्ट में जिसको रुकना होगा, जिसको पूछना होगा वो पूछ लेगा और तब चला जाएगा। हम लास्ट का 5 मिनट बता देंगे। अय है देखो फिर लगा दिया छुट्टा। देखो चला। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। सर प्रतिध्वनि मतलब होता है सर ध्वनि का बार बार सुनाई देना। ध्वनि का बार बार ये ना बार बार सुनाई देना। और इसके लिए हम लोग किसका, इसके लिए रोकने के लिए एकॉस्टिक का प्रयोग करते हैं। एकॉस्टिक का प्रयोग करते हैं। एकॉस्टिक का एग्जाम्पल बताओ क्या होगा। एकॉस्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे दोस्त फाइबर बोर्ड। ये जो तुम्हारा दिया हुआ है फाइबर बोर्ड हो जाएगा, उसके बाद कॉर्क हो जाएगा, उसके बाद मोटा पर्दा हो जाएगा मेरे दोस्त, उसके बाद खुरदरी दीवार हो जाएगा। जो ऑप्शन में दे दे आंसर मार देना। खुरदरी दीवार हो जाएगा आंसर। एकॉस्टिक में अगर हम बात करें फाइबर बोर्ड हो जाएगा, कॉर्क हो जाएगा, मोटा पर्दा हो जाएगा, खुरदरी दीवार हो जाएगा, ये सब आंसर हो जाएगा। आंसर इसीलिए हो जाएगा यहां फाइबर बोर्ड। प्लास्टिक, प्लाईवुड भी हो जाएगा। देखो चला, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ है मेरा। ध्वनि को बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। रोकने के लिए एकॉस्टिक का प्रयोग करते हैं। कहेगा कभी कभी एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है, कहेंगे ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। कहेगा एकॉस्टिक के लिए फाइबर बोर्ड, कॉर्क, मोटा पर्दा, खुरदरी दीवार आदि की व्यवस्था होती है। तो आंसर हो जाएगा सलाम फाइबर बोर्ड। आंसर हो जाएगा फाइबर बोर्ड। अगला, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। सर F बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, Gm1m2 अब बटा r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना, यानी r नहीं बदलेंगे, द्रव्यमान को आधा कर देंगे, तो F नया की अगर बात करोगे ये हो जाएगा Gm1/2 इंटू m2/2 अब बटा 2 अब बटा r स्क्वायर। तो F नया की अगर हम बात करें, तो F नया बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, बाहर आ जाएगा मेरे दोस्त 4, 1/4 Gm1m2 अब बटा r स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 Gm1m2 बटा r स्क्वायर को F लिख सकते हैं। ये हो जाएगा F/4 इज द आंसर। की मार रहा है F/4 मार रहा है, वो F/2 के मार दिया। कहता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा, एक को आधा नहीं करना है, दोनों को आधा कर देना है। एक को आधा नहीं करना चला, दोनों को आधा करना है। दोनों को आधा करेंगे तो 1/2 1/2 1/4 बाहर निकलेगा आंसर। बार बार दिल ये तरंग का आयाम होता है। बताइए सभी, तरंग है, किसी भी तरंग का जो होता है ये आयाम की अगर हम बात करें तो ये जो महत्तम विस्थापन होता है मेरे दोस्त, ये महत्तम विस्थापन ही आयाम होता है। महत्तम विस्थापन जो होता है, महत्तम विस्थापन क्या होता है, आयाम होता है। और दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब बता आंसर क्या होगा। तरंग का एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी माध्यम के कणों द्वारा माध्यम के स्थान पर किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, किसी भी तरफ मतलब या तो पॉजिटिव में या तो निगेटिव में तय की गई अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम। 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तरंग की लंबाई। नहीं, आंसर होगा
होगा होगा होगा, तरंग का आयाम होता है। तरंग का आयाम क्या होगा? माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान से किसी भी तरफ, या तो ऊपर या तो नीचे, महत्तम जो अधिकतम दूरी यानी अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अभी सर हम आपको एक बार बुक्स के बारे में बता देते हैं सर, जिनको सर नहीं सुनना होगा वो चले जाएंगे और अपना पढ़ाई करेंगे सर। फिटर की किताब सर ऑलरेडी आ चुकी है, मार्केट में मिल रही है। इलेक्ट्रीशियन की किताब सर आ चुकी है अपडेट होकर के, करंट पैटर्न पे सारे प्रीवियस ईयर के साथ। हम उसका सर अलग से वीडियो बनाएंगे। उस बुक को पढ़ने के बाद सर किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आज स्टैटिक का सर, स्टैटिक की एक बेहतरीन पुस्तक हम लेकर आए हैं सिर्फ ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, मेनली ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्टैटिक की किताब आ चुकी है नई वाली। 120 प्रैक्टिस सेट है उसमें, उसको अगर आप मार लेते हैं, कंप्लीट प्रीवियस ईयर और करंट पैटर्न पे बेस्ट है। आप उसको मारने के बाद आपके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। उसके बाद हिंदी की जीडी स्पेशल किताब आ रही है सर, बहुत ही बेहतरीन। और उसके बाद एनटीपीसी की सर मेंस का जो 9 सेट है उसका अलग से एक सर किताब हम ला रहे हैं। एनटीपीसी प्रैक्टिस वर्क बुक भी आ रहा है और उसके बाद जीडी का भी प्रैक्टिस वर्क बुक और प्रीवियस ईयर दोनों आ रहा है। तो सर जो भी किताब मार्केट में अभी फिलहाल जो सबसे तेज किताब आई है आज, वो है स्टैटिक की किताब। एक बार जरूर लेकर सर बनाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।